महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले प्रीति ने क्या अभी तक किया, मुंबई से पढ़ाई की है, उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, स्लम एरिया में काम किया, अर्बन एरिया में काम किया, किस प्रकार से लोगों को समझाना और सारे चीजों का अनुभव लेकर आज वो अमरावती में प्रभाग, राजापेट प्रभाग से चुनाव लड़ रही है। हालांकि जिस ढंग से क्वालिफिकेशन देखकर मुझे लगता नहीं कि चुनाव उनके लिए बहुत छोटा है, लेकिन ऐसे छोटे चुनाव में यदि इतना एजुकेटेड क्वालिफाइड आदमी जिन्होंने ऑलरेडी अनुभव लेकर आया, तो राजनीति में किस प्रकार वो यहाँ पे करेगी। क्या सिर्फ अपने काम के भरोसे चुनाव जीत सकती है? क्या लोग सही में किसी व्यक्ति विशेष की गुण को देखकर वोट देते हैं, या और बहुत सारी चीजें वोट के समय चलती है तो वो चलेगी, या सही में व्यक्ति की पहचान होगी? क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि आपने किस प्रकार अपने कार्य का जो किया है और यहाँ तक अनुभव लेकर आई है, उस अनुभव को मैं चाह रहा हूँ कि अपने वार्ड में किस प्रकार से आप वार्ड की रचना है, क्या क्या वहाँ की समस्या है। समस्या यानी निश्चित रूप से नाली है, वहाँ घर बना तो घर हटाने से समस्या दूर नहीं होगी, नाली हटाने से समस्या दूर नहीं होगी। नाली भी रहे, घर भी रहे, इन सब चीजों के लिए किस प्रकार का योजना आपके पास में और किस प्रकार से आप अपने प्रभाग को देखती है? पहले तो मैं प्रभाग 12 की युवा स्वाभिमान पार्टी की उम्मीदवार हूँ और मेरे प्रभाग का नाम है स्वामी विवेकानंद कॉलोनी बेलपुरा और मैं ब गट की उम्मीदवार हूँ ओबीसी में। मागास वर्गीय महिला ब गट की मैं उम्मीदवार हूँ। शायद राजापेट बोला बीच में। हाँ, इसीलिए वो करेक्ट करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी आपकी गलती नहीं है, प्रभाग की थोड़ी रचनाएं बदल गई है इस बार, इसकी वजह से ये बहुत पार्टी के लोगों की रचना भी बदल गई। पिछली बार हमको पूछना पड़ता कौन सी पार्टी में थे करके। नहीं, मैं तो अभी तक के कोई भी पार्टी में नहीं थी। सिर्फ राणा परिवार से हमारा व्यक्तिगत हमेशा से सलोखा रहा है और उन्होंने मेरा काम देखा है तो उनको लगा कि आपको पार्टी में आना चाहिए। सुनील भैया राणा, रवि भैया राणा, उन्हीं की वजह से मैंने पॉलिटिक्स में एक कदम रखने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो एकदम फैमिली ऐसे है, बहुत सपोर्टिव और वहां पे आपको प्रोटेक्टेड लगता है। क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि पॉलिटिक्स कैसे हमें देखा है ट्रेडिशनली कि परिवार के लोग आते हैं या फिर घरानशाही चलती है। पहले तो कॉलेज होता था, कॉलेज में चुनाव होते थे, चुनाव से लीडर जनरेट होते थे। अब वो बंद हो गया। तो मैं जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थी उसी के लिए हमने बहुत लड़ाई भी की थी और मैं अपने कॉलेज की तभी जीएस भी थी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स में आना ऐसे कुछ सोचा नहीं था, लेकिन काम करते समय अमरावती में, क्योंकि मैं वहाँ पे नौकरी जॉब करने वाली लड़की थी, उसमें आपको लिमिटेशंस रहते हैं, तो मुझे लगा मैं मुंबई छोड़ के जब अमरावती में आई तो मेरी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ी। यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी बदलाव करने की, खुद में भी और समाज में भी। जो मैंने 10-15 साल मुंबई में काम किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इश्यूज पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसका उपयोग करूं। तो मैं अमरावती में कैसे आई, पहले उसका जवाब मैंने श्री हर्षल भालचंद्र जी रेवने से शादी की, उसके बाद मैं अमरावती आई। लव मैरिज है आपका? हाँ, लव मैरिज। वो मुंबई आए थे, आप अमरावती आई थी? शादी के बाद तो मैं अमरावती आई, पहले शादी तक के वो मुंबई आते थे मुझे मनाने के लिए। लव मैरिज हमारी, मतलब पढ़ाई का दोनों का क्षेत्र अलग है, मुझे लगता अलग है। तो मैं वही बताती हूँ कि मेरी डेवलपमेंट जिस तरीके से हुई है, मेरी जो पर्सनालिटी है वो ऐसे है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट,
और मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था, क्योंकि अभी देखो लड़कियों में बहुत परिवर्तन आए, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई करने के बाद कमा भी रहे, लेकिन उनको समझने वाला उनका पार्टनर मिलना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। इसीलिए अभी मैं वकील हूँ तो देख रही हूँ कि डिवोर्स कितने चलो एक तेजी से हो चुनाव रहे। के बाद में अपन इस पे भी चर्चा हाँ। करेंगे बाद में कि किसके लिए क्या सोल्यूशन हो हाँ, सकता है। तो हमारी लव मैरिज मतलब वो मेरा दोस्त था, हमेशा से हमारी सोच जुड़ती थी, हम सामाजिक क्षेत्र से थे, वो अलग अलग संगठन में काम करते थे। और मैंने एक बार बहुत बड़ा आर्टिकल लिख दिया था महाराष्ट्र टाइम्स में, वो पढ़ के पहले तो हमारा झगड़ा हुआ, फिर दोस्ती हुई, और फिर मुझे लगा इस व्यक्ति के साथ में अपना जीवन बिता सकती, क्योंकि हम दोनों का ऐसा है कि सिर्फ हमें अपने लिए नहीं जीना है, भगवान की दया से, बुजुर्ग के आशीर्वाद से हम सामाजिक आर्थिक अच्छे कुटुंब से आते आर्थिक हैं। संपन्नता से हाँ, बड़ा। दोनों ही। तो हमारे दोनों की सोच है कि जो अपने पास है वो किसी को हम शेयर करें, दूसरों का भी अपने साथ बढ़े, दूसरे की जिंदगी में अपना योगदान दे। जैसे हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है किसी जी, और जी। की जिंदगी में, वो जरूरी है। तो मैं इम्पैक्ट पे काम करना चाहती हूँ। तो सिर्फ प्रभाव करना मतलब किसी को इम्प्रेस करना नहीं, प्रभाव मतलब बदल, दूसरे की जिंदगी में परिवर्तन लाना। तो हमारी सोच मिलती थी, इसके लिए यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद फिर शादी, वो घर सब रहता ही है, अपना परिवार, बच्चे, फिर एक फैमिली लाइफ को भी आपको करना जब है, जस्टिफाई करना है उसको। जस्टिफाई करना, और जब तक आप फैमिली लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो आगे तब कुछ नहीं कर तक आप सकते। कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा ये पर्सनली बेसिक मानना मंत्र है। है आज के युवा पीढ़ी के हाँ, लिए। तो जब आपका परिवार, और मैं देखो मैं मराठी और हिंदू कम्युनिटी से हूँ, जी। मायके से, लेकिन मेरा ससुराल जैन कम्युनिटी का है। सबके रीति रिवाज अलग है, लेकिन अगर इंसान अच्छे हैं, इंसान सब अडॉप्ट कर संवेदनशील है, लेते हैं। सब अच्छा हो जाता है। मेरे परिवार ने मैं जैसी हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट किया, और मैंने भी वो जैसे है वैसे स्वीकार किया। जी, हम जी। दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की। ये हमारे 11-12 साल के शादी के बाद के अच्छे रिलेशन की गवाही है कि एक्सेप्टेंस। तो मुझे लगता है जो है उसको पहले एक्सेप्ट करो, फिर जो कम ज्यादा है उसको आप बदल अब प्रभात पे सकते आते हैं। हैं। तो ये प्रभात हुआ पे रखना। मेरा पर्सनल परिचय। और अभी मैं 10 साल के लड़के की माँ भी हूँ, तो एक अलग भी विषय अपने दिमाग में रहते कि मेरा बच्चा इस शहर में बड़ा होने वाला है, जी। उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, वो कौन से माहौल में बढ़ेगा, वो काम क्या करेगा। अमरावती का ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि मैं प्रभाग क्रमांक 12 की उम्मीदवार हूँ, स्वामी विवेकानंद कॉलोनी बेलपुरा। तो इसमें देखो स्वामी विवेकानंद कॉलोनी एकदम हाई क्लास, जी। अपर मिडिल क्लास, सोशो इकोनॉमिकली अपर क्लास में आते। अगर आप बेलपुरा जाओगे तो उसमें बहुत पॉकेट्स ऐसे हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए झगड़ रहे हैं, और वो जिस कंडीशन में रहते हैं उधर, जैसे कि आपने तो ऑलरेडी मेंशन किया कि कचरे की समस्या है, पानी की दिक्कत है। पानी भरने के लिए औरतों को काम छोड़ के घर पे आना पड़ता है। 2 दिन में कभी पानी आता है, और रात को 11 बजे आता है, उसका इतना फोर्स रहता है, 1 बजे तक उनको रुकना पड़ता है। या औरतें काम पे नहीं जा सकती क्योंकि उनको पानी भरना है। अमरावती में पानी की समस्या बहुत नहीं, ज्यादा नहीं है। बेलपुरा में कल ही हम एक जगह पे गए, उधर औरतों को घर पे रुकना पड़ रहा है सिर्फ पानी के लिए। जी। और कुछ जगह, और दूसरा कि टॉयलेट बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब बाहर तो नालियां है वो तो कचरे से बह रही है, ऊपर आ रही है, ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स भी नहीं है। जो है बेलपुरा में, सब एरिया में जो जरूरी होता है। हाँ, वो बंद कर दिए हैं। किसी को दिक्कत है, कोई अभी मैं नाम नहीं लूंगी, तो किसी ने बंद कर दिए हैं, तो उसकी वजह से वो सिर्फ अब हमें बदबू आ रही है वो सोच के उन्होंने टॉयलेट ब्लॉक्स बंद कर दिए। लेकिन जो रोज की आपकी जरूरत है, अगर हम किसी की जरूरत भी नहीं, बेसिक नीड नहीं अगर कंप्लीट करें, तो हम क्या सोशल वर्क कर रहे हैं, हम क्या राजकारण कर रहे हैं। आज हम बोलते की आम्ही स्वतंत्र भारताचे व्यक्ती आहोत, मग 76 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतरही आपण पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि इसके लिए लड़ सुरक्षित रहे, घर, इसके लिए लड़ रहे हैं। और यानी मुख्य कई लोगों का मोटो भी यही है चुनाव में कि इसकी व्यवस्था करें। आज 76 साल बाद सही में हमको पानी, सड़क और बिजली के लिए लड़ना पड़ता है, तो हमारे लिए गलत और है पूरी। मैंने ये पूरे 1-2 साल के जो मैं युवा स्वाभिमान पार्टी से जुड़ी, तो उसमें मैंने देखा कि जब खासदार के इलेक्शन थे तभी लोग नाली की बात कर रहे थे, जब विधानसभा के इलेक्शन थे तब लोग नाली की बात कर रहे थे, और अभी जब नगर सेवक की इलेक्शन है तभी भी क्योंकि लोग उनकी बेसिक समस्या नाली हर के बारे राजनीतिक में व्यक्ति बात के पास में उनकी आवश्यकता ही बताएंगे हाँ, वो। तो मुझे ऐसे लगा कि अरे गड़बड़ तो बेसिक में है। विधायक का काम होता है कि वो पॉलिसीज लाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए,
खासदार का काम होता है लोकसभा में अपने पूरे प्रदेश के लिए कुछ निधि लाए, कुछ बड़ी देश के लिए काम डेवलपमेंट देश का करे, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमारे जब खासदार को भी नाली के लिए फोन करना पड़ रहा है, विधायक को भी नाली के लिए काम करना पड़ रहा है, और नगर सेवक भी, और नहीं, वो इसलिए करते कि नगर सेवक को पहले नगर सेवक नहीं सुने तो फिर विधायक के पास, विधायक नहीं सुने तो खासदार के पास जाएंगे लोग उनकी, क्योंकि उनके लिए जो राजनीतिक व्यक्ति आता अपने उनकी समस्या है, उनको ये नहीं पता किससे सॉल्व करानी है। नहीं, लोगों के हिसाब से तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम है अपने सिस्टम में। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ सिस्टम का सिर्फ भाग बनने के लिए नहीं, उसमें बदलाव करने के लिए। क्योंकि जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया, मैं सोशल बैकग्राउंड से, सोशल वर्क मेरा प्रोफेशन रहा आपने है एजुकेशन और भी उससे भी मेरी किया। पैशन रही है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने नौकरी के लिए किया, नहीं तो मैं नौकरी कर सकती थी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मुंबई छोड़ के मुझे अमरावती आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे एक जीती हूँ और मैं इस शहर में, तो मुझे लगा रही काम की तो जरूरत यहाँ पे है, असली काम की जरूरत आप यहाँ भी आई, पे है। आपकी जो युवा स्वाभिमान की है भाजपा में, वो भी मुंबई जैसे चकाचौंध छोड़कर अमरावती में आई हुई है। वो तो अपने प्रोफेशन में काफी उनका नाम था, हम नौकरी में थे, हमारे इसमें एक पहचान थी, नाम था, और मैं साथ में लिखती थी। मतलब अभी भी मैं शब्दोत्सव, दिवाली अंक हर साल निकालती हूँ, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है वो। और हमेशा मैं अलग अलग विषय पे लिखती आई हूँ, न्यूज़पेपर में लिखती आई हूँ। और शब्दोत्सव तो मेरा खुद का पब्लिकेशन है, उसका हर साल हम ईयरली एडिशन निकालते हैं। उसमें भी मैं अलग अलग विषय को ही उसमें आवाज देने की कोशिश करती हूँ। तो जब हमारे प्रभाग में मैं आई, तो उसकी बेसिक, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि स्वामी विवेकानंद के प्रॉब्लम अलग है, बेलपुरा के प्रॉब्लम अलग है, और उसमें और किरण नगर, मुदियार नगर, अंबिका नगर, वहाँ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, उनके प्रॉब्लम अलग है। हाँ, तो अगर वो नाली मांग रहे और ये गार्डन मांग रहे तो अरे ये बुरा कर रहे, ऐसा नहीं है, उनकी नीड अलग है। अभी हम कल बालाजी प्लॉट में गए थे, बड़े बड़े बंगले, लोग वहां पे 50-50 हजार टैक्स भर रहे, लेकिन उनके घर के सामने रास्ते ही नहीं है, नालियां भरी पड़ी हुई है, कचरे के ढीग है। बालाजी प्लॉट आपके एरिया में नहीं आता है? नहीं, कुछ आता है, अभी जो प्रभाग रचना बदली ना। नहीं, बालाजी प्लॉट जो है ये राजकमल से राजापेट के राइट साइड का भाग है, वो आपके तरफ नहीं आता। आप दूसरा नाम भूल रहे होंगे शायद, नहीं बालाजी प्लॉट नहीं आता उधर। कल मैं गई थी बालाजी प्लॉट, तो ठीक उसमें कुछ एरिया हमारे इसमें था। जैसे मैं कल नानवानी के घर पे गई, उनका ये था कि हम बात भी नहीं करना चाहते आपसे, हम किसी नगर सेवक को वोटिंग नहीं देंगे। तो मैं इनको बोल रही थी लोगों की नाराजगी, काम नहीं, नाराजगी है, तो मैंने कहा वोटिंग नहीं देना ये सोल्यूशन नहीं है, वोट देके उनसे काम करा के लेना ये बदलाव की निशानी है। और उससे तो फिर वही पारंपरिक जो लोग चुन के आ रहे वो आएंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक है, वो किसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से या वो करवा लेते, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगी। वोट नहीं देना भी आप गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप वोट से अपना अधिकार मांग सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात अभी प्रीति ने कही है कि आप इस प्रकार की नाराजगी कि मुझे वोट नहीं देना, बल्कि आप गलत व्यक्ति को वोट देने से आप व्यक्ति को समझिए, आपके प्रभाग में जो लोग आ रहे समझिए, पुराने को समझिए, नए को समझिए। पुराने भी कोई खराब होंगे ऐसा नहीं, नए भी काम नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं। आपको समझना हमारे इस माध्यम से हम आपको यहाँ पे आपके उम्मीदवार का परिचय दे रहे हैं, आपको समझना है कि ये क्या आपके योग्य है, लेकिन वोट देने नहीं जाना ये आपकी ना समझिए, वोट देने जाना चाहिए। नहीं तो आप जो गलत सिस्टम चल रही है आप उसके सहयोगी रहेंगे। सिस्टम बदलने के लिए आपने प्रयास करना चाहिए। जी, आपको वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा ऐसा कहा। हाँ, तो लेकिन फिर मुझे लगता है कि लोगों की नाराजगी पहले वो आनी चाहिए बाहर, तभी जब जो मैं बोलूंगी, हाँ, जो मैं बोलूंगी उनके दिमाग में जाएगा। भरे हुए ग्लास में मैं पानी डालूंगी तो बह जाएगा, तो उनका पहले निकल जाने दो जो भी गुस्सा है, क्योंकि उनका गुस्सा भी सिस्टम की तरफ है। उन्होंने बहुत बार वोटिंग किया होगा, तो अब वो हमारी जिम्मेदारी होती है उनको वो विश्वास देना और अब हम जो बोल रहे वो करना। और मैं जिस नेता के पक्ष में हूँ वो फेमस ही इसके लिए, बोले तैसा चाले, त्याला रविभाऊ म्हणतात। जे बोललं ते करणारा रविभाऊ यांच्या पक्षाचे मी उमेदवार आहे। त्याच्यामुळे ज्या धडाडीने ते काम करतात, वयाच्या 27व्या वर्षी जी व्यक्ती कुठलेही बॅकग्राऊंड नसताना आमदार झाली, तर त्याच्यामुळे ती आमचे प्रेरणास्थान आहे। माझे प्रेरणास्थान आहे रविभाऊ, जेव्हा मी इथे राजकारणात पाऊल टाकलं। तर आता प्रभागाबद्दल मी मुद्दा मराठीत बोलते, कारण आमचा प्रभाग हा मराठी भाषिक मंडळींचा आहे। महाराष्ट्राचे इलेक्शन आहेतच, अमरावती महानगरपालिकेचे आहे, हिंदी बोलणारेही आमचे बंधू भगिनी आहेत, पण त्यांना छान मराठी येतं। माझ्या सगळ्या सिंधी मैत्रिणी मराठी उत्तम बोलतात, मारवाडी मंडळी मराठी उत्तम बोलतात, पण माझे बेलपुरातले काही मंडळी आहे, किरण नगर, ते मॅक्झिमम लोक मराठीत असल्यामुळे मी इथून पुढचं तुमच्या परवानगीने मराठी जे आपल्याला मांडता येते ज्या भाषेमध्ये ते भाषा योग्य। तर
माझ्या प्रभागाच्या समस्या एक नाहीये, त्या अनेक आहेत. त्या कोणी तयार केल्या त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलू, पण पहिले समस्या आहे हे मान्य करणं. सगळं काही अलबेलं स्वच्छ नीटनेस नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला पहिले तर बेसिक कचरा किती म्हटलं की लोक लावून तोच विषय धरतात, पण तरी पहिला कचरा साफ केल्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकणार नाही. लोक माझं ऐकणार पण नाही. तर पहिले जे आहे सिस्टम ती व्यवस्थित चालवण्यासाठी मी फॉलोअप घेतले पाहिजे, पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण लोकांची ती बेसिक गोष्ट आहे. कुठे पाण्याचा फोर्स वाढवण्याची गरज असेल, कुठे पाईपलाईन दुरुस्त करण्याची गरज असेल, कुठे स्लोप चेक करण्याची गरज असेल, तर रस्त्यावर भरी पडतायत. रोज इथे खोदलं जात आहे, मग भर पडते. त्याच्या लोकांची बांधकामही जर त्यांचा प्लॉट इथून सुरू होणार असेल आणि इथे फुटपाथ असेल तर ते फुटपाथवर त्यांच्या गार्डनची बिल्डिंग येते. तर समस्या काही वेळेला मला असं नम्रपणे म्हणावं असं वाटेल की खूप समस्या आपल्यामुळेही निर्माण झालेल्या आहेत नागरिक म्हणून. मग त्याच्यात मी पण आले. त्याच्यामुळे आपण तीही एक जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. तर मी समस्या सोडवण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल, पण भविष्यात समस्या उद्भवू नये म्हणून आपण त्याला निराकरण करना जरूरी है. प्रिव्हेंटिव्ह प्रोसिजर मध्ये आपल्याला जावं लागेल. काही गोष्टींचं पूर्वनियोजन करावं लागेल की ज्याच्यामुळे समस्या निर्माण होणार नाही. आणि अशी कुठलीच गोष्ट नाही की जी शक्य नाही. मी प्रचंड सकारात्मक व्यक्ती आहे. मला आयुष्यात जितक्या समस्या आहेत, जितके प्रश्न आहेत, त्याला प्रत्येक प्रश्नाला 3 उत्तर आहे असं मी मानते. आयुष्यात कायम तुमच्याकडे ऑप्शन्स असतात. तुम्ही योग्य पद्धतीने निवड करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे कचऱ्याचं निराकरण करणं, फॉलोअप घेणं, योग्य तिथे कॉन्ट्रॅक्टर निवडले जाणं, त्यांच्याकडनं काम करून घेणं ही नगरसेवकाची जबाबदारी आहे, नाहीतर त्याचं कर्तव्यच आहे. त्याच्यानंतर रस्ते तर मोठे होत आहेत. आमच्या प्रभागामध्ये रविभाऊ राणा आमदार आहेत गेले 4 टर्म पासून. रस्ते उत्तम आहेत आमच्याकडचे. गेट बांधले झाले, सुशोभीकरण होते. कारण फक्त बेसिक गरजांच्या वर आपल्याला लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड कडेही बघावं लागेल. आपलं सुशोभित शहर असणं, सुंदर स्वच्छ शहर असणं. तर आपल्याकडे गेट बांधले गेले आहेत, गार्डन्स आहेत, त्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. मुलांना ओपन स्पेसची गरज आहे, व्यायामाची गरज आहे. आशियातलं सगळ्यात मोठं व्यायाम केंद्र महाराष्ट्रात आहे, त्याच्यात आपल्या अमरावतीत आहे. मग इथल्या लोकांचं आरोग्य अधिक व्यवस्थित असायला हवं. आपल्याला ती जगण्याची एक सवय, आपली सवयच आपली शिस्त होत जाते. तर मला असं वाटतं त्याच्यासाठी आपण मोटिवेट करायला पाहिजे. अमरावतीला स्वच्छ हवा असण्याचं किताब मिळालंय, तर ते आपल्याला मेंटेन करता आलं पाहिजे. आणि त्या स्वच्छ हवेचा माणसांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी कसा वापर होतोय, त्याच्यामुळे जी मुलं घोडक्याने उभी राहतात रिकामी, आता आपल्याला त्यांच्यासाठी एक आरोग्य केंद्र तयार करायला पाहिजे, वाचनालय तयार करायला पाहिजे. शाळेत कॉलेजमध्ये सगळेच जातात, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही जगण्याचे स्किल्स असतात, ज्याला आपण व्यक्तिमत्व विकास म्हणतो, किंवा काही प्रशिक्षण दिले पाहिजे काही कामांचे, जसे की टेक्निशियन्सचे असतात. काही गोष्टी कौशल्यपूर्ण असतात, तर तुम्हाला कौशल्य निर्मितीचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. नया कॉन्सेप्ट प्रीति रेणु ने यहाँ पे बताया कि स्लम एरिया भी है इनके इसमें और हाईवे, यानी सब प्रकार का एक मिक्स क्लाउड हम यहाँ पे जो प्रभाग है बेलपुरा और विवेकानंद कॉलोनी देख सकते हैं. बेलपुरा स्लम एरिया से लेके तो अपर लेवल तक वहाँ पे क्लास है. लेकिन स्लम एरिया की बेसिक रिक्वायरमेंट साफ सफाई की, तो उसके साथ में भी उनको रोजाना रोजमर्रा दिनचर्या के लिए जो खर्चा लगता है, जो ये लगती है, जैसे शुरुआत में सबसे पहले बताया था कि लोग सहायता पे डिपेंड रहते, वो सहायता पे न करके खुद को उनको करके कुछ कौशल उनको सिखाया. तो आपने इस पे कुछ काम किया है कौशल देने, जो आप जो स्लम एरिया में बहुत सारा हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारा ये खाली है, उनका श्रम दिन गया कि बीत जाता. बहुत ज्यादा इनमें टैलेंट भी हो सकता है, यदि भली अनस्किल हो तो हो सकता. इसके लिए कोई आपने महानगर पालिका से आपके द्वारा कोई ऐसी कल्पना जा सकती है कि जहाँ के लोग घर पे बैठ के भी अपना रोजगार, क्या आपके प्लान में है ये भी? मेरे प्लान में तो है ही, लेकिन मैंने ये पहले इम्प्लीमेंट किया है. तब मुझे पता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी. लेकिन जब आपने बोला मैं मुंबई छोड़ के आई, तो मैं घर पे नहीं बैठी. मैंने स्वराज्य क्रिएशन करके एक इनफॉर्मल ग्रुप तैयार किया, जिसमें इन सब चीजों का प्रभाग में क्या बेनिफिट, आप थोड़ा सा ये भी पूरे मेरे महिलाओं का, मैंने एक 150 महिलाओं का मेरे पास ग्रुप है. और जो महिला घर पे बैठ के, जिनमें जो कला है, कौशल्य है, अपना अमरावती बहुत, जैसे बचत गट तो चलता, क्या उसके सिमिलर है, क्या अलग मेरा कॉन्सेप्ट है? नहीं, कुछ भी वो बचत गट से रिलेटेड नहीं था. रैंडम महिलाएं थी, हमारे किरण नगर की एरिया की महिलाएं थी उसमें.
ज्यादा, तो वो जैसे हर महिलाओं में कुछ गुण होते हैं, किसी को सिलाई अच्छी आती है, जी। किसी को कढ़ाई बुनाई अच्छी आती है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, तो और महिलाओं की पसंदीदा चीज साड़ी होती है। जी। तो मैंने क्या किया, मैं वकील का पेशा करने के लिए यहाँ पे आई थी। काउंसिलर, मेरा समुपदेशन केंद्र है। अच्छा, आपका काउंसलिंग का भी काम है? हाँ, मेरा मेन प्रोफेशन वही है। तो आप जो बहुत ज्यादा इनके पजल होते हैं स्लम एरिया में, उनको भी सॉल्व करने हाँ, किया है कुछ ऐसा? बहुत बहुत। तो मैं सबसे पहले मैंने अपना ऑफिस डाला, तब लगा लोग तो आ नहीं रहे, तब पता चला लोगों की पहले समस्या तो रोजी रोटी की जी, है, उसका पेट नहीं भरेगा तो आपके पास कहाँ से? काम ही नहीं है उनके पास। तो फिर मुझे लगा कि सबसे पहले तो हमें तह तक जाना है, जी। क्या है। तो मैंने देखा, पहले घूमी, मैं बहुत अलग अलग संगठन में गई, अलग अलग महिलाओं के ग्रुप है, जैसे कि आपने बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे बहुत है। क्यों, कोई न्यूज़पेपर के बहुत महिलाओं के ग्रुप है, अभी नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं वहां पे गई। तब जब लोगों में गई तो मेन था कि उनको जिद है कुछ करने की, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने फिर स्वराज्य क्रिएशन के माध्यम से ऐसे महिलाओं का ग्रुप बनाया जिसमें जो कला है, तो हमने ऐसे फिर साड़ियां, हैंडलूम की साड़ियां बनाई खुद, जी। जिसमें मतलब मेरा एक गुण भी उसमें उभर के आया अच्छा, कि हाँ, डिजाइनर का। तो मैंने खुद प्लान किए कि कौन से कलर के साथ कौन सा जाएगा, कौन सा मटेरियल होना आपने चाहिए। हैंडलूम की साड़ी बनाई है? साड़ियां बनाई भी, उसके एग्जीबिशंस भी लगाए, तो चल रहा है अभी? अभी भी चल रहा है। और मुझे अमरावती में जो पहली महिलाओं में पहचान मिली, वो ऍडव्होकेट कडके नहीं मिली पहले, की अरे ताई तुम्ही स्वराज्याच्या ताई आहात ना, तुमच्याकडे काम आहे ना, तुमच्या साड्या खूप छान असतात। आणि जो मिडल क्लास अप्पर क्लास मला ओळखायला लागला की अरे या मॅडमच्या साड्या छान असतात, आपण यांच्याकडनं साड्या घेऊया। रस्त्यातही भेटल्या तर अरे मॅडम तुम्ही एक्झिबिशन नाही लावलं का, कधी लावताय हे। तर मग मला असं वाटलं की इथे बायकांमध्ये खूप गुण आहे, तुम्हाला ते बाहेर काढायची गरज आहे। तर आम्ही असे, म्हणजे जर समजा तुम्ही एक साडी बनवली, तुम्हाला तुमचं किती काम आहे त्याच्यावर, दिवसाचे 500 रुपये, काही वेळेला 1000 रुपये बायकांनी मिळवले। तर मला, मी त्यांचं नावच घेईन, लक्ष्मी सोनी म्हणून आहेत, ती बाई गुणी आहे, अतिशय 60 वर्षाची बाई, अतिशय उत्तम शिवण काम करते, एकदम फाइन। आणि ते म्हणे दीदी आपकी वजह से मेरे घर में इस बार दिवाली हुई, आपकी वजह से मेरे घर में कूलर आया। बोले आप, मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की, आपकी। लेकिन बोले मेहनत तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, सिलाई बुनाई तो बचपन से मुझे आती है, लेकिन उसको मेरी रोजी रोटी बनाई आपने। तो मुझे लगता है कि ये आपके सामने में जो अभी बैठी हूँ ना, यहाँ पे एक दूसरे शहर से आई हुई लड़की, एक पौधा वहां से बड़ा हुआ, वो उखाड़ा गया, फिर वो नई जमीन में बोया गया। लेकिन हम Multiple होते गए। महिलाओं में वो शक्ति है कि हमें किधर भी डालो हम उग के ऊपर आते हैं। यानी क्या विशेष फोकस आपका महिला रोजगार पे हाँ, उस पे रहेगा? वो मेरे बहुत दिल के करीब वाला विषय है, महिला सक्षमीकरण, महिला रोजगार। और सक्षमीकरण सिर्फ पैसों का नहीं होता, उनको विचार के लिए भी आपको सक्षम बनाना होता है। ये सारी चीजें तो आप अभी सब हो ही रहा, इसके लिए फिर नगर सेवक की क्या जरूरत है चुन के आने की? अभी पहले पार्ट में हमने देखा इनका सोशल वर्क का अनुभव, प्रभाग की क्या समस्या और क्या होना। तीसरे भाग में हम यहाँ पर अभी किस प्रकार ये सारा नगर सेवक के माध्यम से होगा, क्या ये कार्य करने के लिए नगर सेवक होना जरूरी है, और इन्होंने कहा सिस्टम सुधारने की बात, तो अकेली प्रीति क्या सिस्टम को सही में बदल पाएंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपके पास